हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर एचएससी बोर्ड 2024 और ये है हमारा बच्चों पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब बताए थे, तो उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियो के अंदर हम रोटेशनल डायनामिक्स से लेकर वेव ऑप्टिक्स तक जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एचएससी बोर्ड के अंदर बार बार आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस साल 2024 के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बच्चों पहले इसको ये समझते हैं कि भाई ये मैं चीज जो आपके सामने ला के रख रहा हूं, रोटेशनल डायनामिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सारे चैप्टर्स के जो अभी बता रहा हूं, इन सब के लिए मैंने पिछले पास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया एचएससी बोर्ड का, और इसके बाद इसमें देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आ सकते हैं इस साल 2024 में, उस बेसिस से इस साल क्या क्वेश्चन आपको एचएससी बोर्ड में पूछा जा सकता है, इन सबके पेपर का एनालिसिस करके मैं ये सारे आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं। ठीक है, अब एक बात ऐसी भी जरूरी है कि प्रायोरिटी इन क्वेश्चंस को ज्यादा रखो। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भाई पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा तो मतलब कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। लेकिन हाँ, इन क्वेश्चंस को आप प्रायोरिटी इसलिए रख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत आए हैं, तो हाँ इस साल भी आने के चांसेस ज्यादा है, और इसीलिए आप लोग पहले इनको प्रायोरिटी करो, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद आप दूसरे कंसेप्ट को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करो इधर के। ठीक है, आई होप सो जो पॉइंट बोला है वो समझ में आ रहा है और आप इसी तरह से इसको प्रोसीड करोगे। अब बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स से। देखो बच्चों, अगर इन सब की वीडियो, इन सब का अगर आपको एनालिसिस करना है 2022 तक के पेपर का कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एचएससी बोर्ड में पूछे गए हैं, तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप सब पीडीएफ फॉर्मेट पा सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है अपना रोटेशनल डायनामिक्स। बच्चों इस चैप्टर से ज्यादातर कंसेप्ट आपको जहां पर पूछा जाता है, पहला आपका ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी at different position, energy at different position in VCM, vertical circular motion. Obtain an expression for energy at different position in VCM. ये एक्सप्रेशन बच्चों आपको 3 से 4 मार्क्स का एचएससी बोर्ड के अंदर आ जाता है, और बच्चों ये चैप्टर के अंदर ये सबसे ज्यादा पिछले कुछ सालों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से प्रायोरिटी देकर प्रिपेयर कर लो। और बच्चों अगर रोटेशनल डायनामिक्स की डिटेल में बात करें तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है और 7 मार्क्स का वेटेज है। बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत से कंसेप्ट मिलेंगे, पर आप पहले इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों अब डेफिनेशन। बच्चों अगर एचएससी बोर्ड के अंदर बात करें ना, तो डेफिनेशन एक 22 मार्क्स तक के वेटेज लेकर आता है, और अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए तो डेफिनेशंस को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखो इस चैप्टर के अंदर जितने भी डेफिनेशंस है, ठीक है, उनका आपको यूनिट और डायमेंशन ये भी प्रिपेयर उसके साथ साथ करना है। जैसे सबसे पहले आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डेफिनेशन आप पहले अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। बोर्ड एग्जाम्स के रिसेंट पेपर में देखोगे ना, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेशन यूनिट पूछा ही जाता है, डायमेंशन पूछा जाता है। देन इसके बाद आप चैप्टर के अंदर जितने भी डेफिनेशन है मैं बोल रहा हूं प्रिपेयर करो। सबसे पहले अभी इधर तो मैं सब बता ही दूंगा, रेडियस ऑफ गायरेशन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, देन आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वीसीएम, यूसीएम क्या रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन, ठीक है, और विथ इसके साथ एक एग्जांपल। फिर आपका स्टेटमेंट एग्जाम में जो है वो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसके थ्योरम मतलब पूरा का पूरा डेरिवेशन है, लेकिन वो जो बच्चों है वो बहुत कम देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हो कि इसकी डेफिनेशंस को पैरेलल और परपेंडिकुलर की, तो ये आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए कि पैरेलल और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन बताओ। मेन डेफिनेशंस तो प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये तो डेफिनेशन के फैक्टर में आता है, तो हो सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आसानी से आ जाए। ठीक है, अगला बच्चों आप लोग इसके अंदर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन एंड डिस्टिंग्विश करो। ठीक है, डिस्टिंग्विश बच्चों एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और ऑलमोस्ट 7-8 मार्क्स तक या 9 मार्क्स तक के डिस्टिंग्विश आते हैं एग्जाम के अंदर। अब बहुत से कम चैप्टर है जिसके अंदर डिस्टिंग्विश रहते हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, अपना रोटेशनल डायनामिक्स है, इसमें भी आपको ये मिलेगा। बाद में आगे के चैप्टर्स में पार्ट 2 में चैप्टर्स के अंदर आपको डिस्टिंग्विश मिलेगा, तो बहुत कम है, इसलिए डिस्टिंग्विश जिधर भी मिल रहे हैं वहां अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन प्लस इसके साथ इसका डिस्टिंग्विश, इतना कर लेना है आपको। इसके बाद बच्चों अपना अगला पॉइंट आता है इसके अंदर एंगल ऑफ बैंकिंग।
एंगल ऑफ बैंकिंग की डेफिनेशन जो है, ठीक है, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। बैंकिंग एंगल दूसरा नाम, इस तरफ से पूछा जाता है आप लोग को डेफिनेशन के अंदर, ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अगला अपना थर्ड आता है बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए बॉडी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। मतलब बच्चों यहां पर आप लोगों को एक्सप्रेशन डिराइव करना है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या फिर हाफ एल इंटू ओमेगा या फिर हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई। इन तीनों में से कोई एक डेरिवेशन आप लोगों को ऐसा रहता है कि पूछा जाता है कि किसी एक को डिराइव करना रहता है। सब इसके एक्सटेंसिव फॉर्म है, बस इतना याद रखना। ये सारे के सारे डेरिवेशन में कोई भी आपको तीनों में से कोई एक बोला जा सकता है डिराइव करने के लिए, याद रखना इसी चीज को डिराइव करना है। या फिर अगर वो इसकी जगह पर ऐसा भी लिख कर देते तो भी ध्यान में रखना कि आप लोगों को ये चीज डिराइव करनी है, राइट बच्चों। ये ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं जो स्टेटमेंट बोलता हूं वो ध्यान से सुनो। कैसा है, मैं बहुत बार ऐसे है कि लिख के रखा हूं और बोल रहा हूं मैं अलग कुछ फैक्टर के बारे में, तो स्किप करते हुए वीडियो को जो देखते हो वो मत देखो, क्योंकि उससे आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि मैं क्या किस समय बोल रहा हूं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। अगला अगर इसी डेरिवेशन को देखा जाए तो यहां पे आप लोगों को एनर्जी के लिए पूछा गया था, सेम यही एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑफ एन बॉडी रोटेटिंग विथ एन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसका भी डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, और इसको पूछते समय यहां टॉर्क बोल देंगे और यहां पे आपको रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये वर्ड आएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से कर लेना। दूसरा डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, ये आप अच्छी तरह से कर लो। फिर इसके बाद इसी की तरह एक मिलता जुलता और एक डेरिवेशन है जो कि एंगुलर मोमेंटम पे होता है, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये डेरिवेशन आपको करना रहता है। तीसरा ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। ये तीनों फॉर्मेट में से मोस्टली जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो ये और ये आ चुके हैं। अभी तक ये वाला फॉर्मेट आया नहीं है, पर हाँ चांसेस है आ सकते हैं। आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, एक प्रिपेयर हो गया तो दूसरा और तीसरा अपने आप आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। लिखना एक ही जैसा रहता है, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन के अंदर बदल आ रहा रहता है, वो ध्यान से देखो और प्रिपेयर कर लो इनको, ठीक है। ये एग्जाम्स में बच्चों 3-3 मार्क्स के लिए आते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है अगला हमारा फोर्थ पॉइंट जो है डेरिवेशन का, वो है एक्सप्रेशन फॉर कोनिकल पेंडुलम, एक्सप्रेशन फॉर कोनिकल पेंडुलम। इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। कोनिकल पेंडुलम वाले को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इनको प्रिपेयर करो, थोड़ा टाइम लो, प्रिपेयर इनको करना है। अगला इसके बाद आता है बच्चों आप लोगों का एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये 2 मार्क्स के लिए आपको बच्चों पूछा जा सकता है। पीछे एग्जाम में पूछा गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमें इसकी मतलब इसका डेरिवेशन छोटा सा है वो करके दिखाना रहता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है और बार बार आएगा, 2-3 बार आ गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अपना अगला है कि मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड के डेरिवेशन जितने भी है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, ये वाले डेरिवेशन को अच्छी तरह से करना है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड वाले को, ठीक है, कि वी मैक्स कितना हो गया। अगर एक कर्व रोड पे चल रहा है तो अंडर रूट म्यू आर जी, फिर इसके बाद अंडर रूट आर जी बाय म्यू रहता है जो कि मिनिमम सेफ्टी स्पीड रहती है। तो ये सब के डेरिवेशन छोटे छोटे दो मार्क्स के लिए रहते हैं, एकदम सिंपल है। मतलब आप 5 से 10 मिनट भी लगाओगे ना तो ये वाला आपका तैयार हो जाएगा, आराम से आपको 2 मार्क्स प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों को बच्चों ये एक डेरिवेशन बोल दिया जाए तो ये दोनों बहुत आसान है। इन तीनों डेरिवेशन के अंदर आप लोगों को एक अच्छी तरह से पढ़ो, अपने आप दूसरा तीसरा हो जाता है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको छोड़कर बाकी एक मार्क्स के डेफिनेशन है और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर बच्चों आप इनको देखोगे ना तो आप 1.5-2 घंटे लगा दोगे ना तो इतने कंसेप्ट तो आपके प्रायोरिटी के हिसाब से तो पहले तैयार हो जाएंगे, और इतना आप 1.5-2 घंटे में कर सकते हो। बस इसको छोड़कर बोल रहा हूं मैं, बाकी इसको कंसेप्ट समझकर बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए इसका छोड़कर मैं बाकी सब बोल रहा हूं। इतना तो प्रिपेयर आपका आसानी से हो जाएगा। न्यूमेरिकल के सेक्शन में बात करें बच्चों तो ऑलरेडी बहुत से कंसेप्ट इसके अंदर एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क का है तो उसके ऊपर सवाल है, वन एंड से है, या फिर इसका
टेंजेंशियली सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सबसे रिलेटेड सवाल है। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड फॉर्मूले सारे पता है, कहां पे क्या हो रहा है, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप इस पे परफेक्टली नहीं बोल सकते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, बहुत से कंसेप्ट है, बहुत सर्कुलर मोशन में भी थोड़ा सा कंसेप्ट चला जाता है, वहां से सवाल पूछा जाता है। तो आप न्यूमेरिकल से पहले इन सब अच्छी चीज से प्रिपेयर करो, बाकी इसके बाद आप इसके लिए अच्छे सारे फॉर्मूले याद करो। न्यूमेरिकल्स को अच्छा करना है तो इजी सवाल आ गया तो कर लेने का, ठीक है। चलिए अगला अपना हमारा चैप्टर आएगा, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अपने डेफिनेशन से, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिफाइन इसके अंदर क्या क्या पढ़ लेना है बच्चों आप लोगों को। देखो इस चैप्टर के अंदर सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है, इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करो। सरफेस, देखो इसके साथ आपको यूनिट एंड डायमेंशन करना ही करना है, यूनिट एंड डायमेंशन ये है ही, इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इनको नहीं छोड़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। तो सरफेस टेंशन है आपका। देन आपका सेकंड है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन। उसके बाद आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसका बच्चों आप ये भी एक काम करना, एंगल ऑफ कांटेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आगे लिख दे रहा हूं। बाकी आप डेफिनेशन के साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको आप प्रिपेयर करो और एंगल ऑफ बैंकिंग की डेफिनेशन तैयार कर लो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ बैंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछे जा सकते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है वहां पर, तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आपको लिखना है, दोनों एक ही चीज है। बाकी इसके बाद आप इस ज्यादातर ये डेफिनेशन एग्जाम में कैपिलरिटी का बहुत देखा जाता है, ठीक है, डिफाइन कैपिलरिटी, और इसके साथ इसके एप्लीकेशन भी करो एंड इट्स एप्लीकेशन। कैपिलरिटी क्या है एंड उसके एग्जाम, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कैपिलरिटी की डेफिनेशन और उसका एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं विस्कस फोर्स की डेफिनेशन, विस्कस फोर्स की डेफिनेशन। देखो ये सारे डेफिनेशंस हैं, आप बैठोगे ना पढ़ने इन सबको तो इतने आसान डेफिनेशंस हैं, आप आराम से 1 से 2 घंटे के अंदर इन सब के डेफिनेशंस को क्लियर कर सकते हो। इसके बाद बच्चों आप लोगों का आता है विस्कस फोर्स के बाद, विस्कस फोर्स के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये एक प्रिपेयर कर लो। फिर इसके बाद 7th आप इसके बाद अगले पॉइंट पे स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसके साथ छोटा सा एक कभी एग्जाम में आता है फॉर्मूला 1 मार्क्स के लिए, तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, स्टेटमेंट वाइज भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये एक स्टोक्स लॉ आप क्लियर कर लो। इसके बाद अपना अगला आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पर, है ना, एग्जाम में अगर आ गया 1-2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए रहता है कि डिफाइन, और 2 क्वेश्चन दे देंगे, ये कोई भी एक फैक्टर दे दिया जाएगा इधर से। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक छोटा कैरेक्टर है, उसको एक प्रिपेयर करो। देन कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स क्या रहता है, कोहेसिव एंड एडिसिव, ये दोनों के फोर्सेस और विथ इनके एग्जाम्पल को याद रख लो, कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स को, ठीक है। चलो इतने तो आपको अच्छी तरह से डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। इसमें से बहुत से डेफिनेशन जैसे ये है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, एग्जाम में आ चुका है बहुत बार आ चुका है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है वो 1-1 मार्क्स के छोटे डेफिनेशन है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। बाकी इनकी तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए इन सब के ऊपर, इन चारों के ऊपर फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है, ओके। चलिए अगला इसके बाद अपने आता है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिराइव लैप्लास लॉ फॉर स्पेरिकल मेम्ब्रेन। अब इसको समझाऊंगा बच्चों, इसको पूछने का एक ही ढंग नहीं है। लैप्लास लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन फॉर ऑफ बबल ड्यू टू सरफेस टेंशन, मतलब ये बच्चों सवाल आपको एग्जाम में ज्यादातर 3 मार्क्स के लिए आता है बहुत बार, ठीक है। और इस पे सवाल आप लोगों को ये तो ऐसा ही पूछा जाएगा, अभी आपको बबल के लिए पूछा गया है। बबल मतलब बच्चों अभी सोप बबल एक है, और दूसरा एक रहता है लिक्विड ड्रॉप, और एक रहता है क्या, लिक्विड ड्रॉप। तो ऐसे भी सवाल रहता है आप लोगों को कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, या फिर आपको सोप बबल के लिए भी बोला जा सकता है। तो कोई भी एक पूछा जा सकता है, लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल, तो किसी को भी पूछा जाएगा, सिर्फ सेम डेरिवेशन रहता है दोनों का,
ठीक है, सिर्फ लिक्विड ड्रॉप के बाद आने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज P माइनस पी नॉट। अब मैं किसके लिए लिख के दे रहा हूँ, सोप बबल के लिए लिख के दे रहा हूँ, कितना आता है 4T/R। और लिक्विड ड्रॉप के लिए कितना आता है बच्चों, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T/R। ये 3 मार्क्स के लिए आपके लिए डेरिवेशन आ सकता है, एग्जाम में 2-3 बार आ गया है, प्रिपेयर करो अच्छी तरह से, यहाँ से आपकी तैयारी कहीं नहीं जानी चाहिए, 3 मार्क्स आपको आराम से मिल सकते हैं। अच्छा एकदम आसान, बीच में एक डेरिवेशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, उतना आ गया कि उसके बाद बाकी सारा आसान रहता है इस चैप्टर इस डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा उतना अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, बाकी आप अच्छी तरह से पूरा का पूरा डेरिवेशन देखो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज रिलेटेड विथ रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन के बीच में और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। एंड सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये वाला आपको डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए सिंपल सा पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन। इसको ही पूछने के ढंग अलग अलग है, थोड़े से क्वेश्चन आप देखो प्रीवियस ईयर में किस तरह से पूछे गए हैं इसको, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोग एग्जाम्स में या फिर आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर क्वेश्चन जैसे पूछा गया है उन क्वेश्चंस को भी रेफर कर सकते हो। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है, इनको प्रिपेयर कर लो अच्छी तरह से। बाकी इसके अंदर बच्चों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और बताऊंगा कि इसके अंदर से न्यूमेरिकल एक तरह के कॉन्सेप्ट रिपीट बहुत होते हैं। और देखो पिछले 5 साल, ये मेरे से ज्यादा आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को है ना देखो, आपको एनालिसिस करके समझेगा कि एक तरह का पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में इस चैप्टर से बहुत आया है, बहुत मतलब बच्चों अभी आप अगर देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर के अंदर वर्क डन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है ना वो बहुत एग्जाम में आए हैं। और मैंने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सीरीज भी बना के रखी हुई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि ब्रह्मास्त्र न्यूमेरिकल सीरीज है, उसको आप देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वहां पे आप देखो उस चैप्टर के मैंने खासकर वर्कडन के ही रिलेटेड सवाल उसके अंदर बनाया है सर, ये चैप्टर के अंदर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्लीज उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, मैं न्यूमेरिकल के लिए गारंटी बोलता हूं ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, 90% चांसेस है कि ये सवाल, ये न्यूमेरिकल आपको एचएससी बोर्ड में फिजिक्स के पेपर में मिलेगा। वर्कडन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रिपेयर करो। इसको क्या करना है बच्चों, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखने के लिए देखो एकदम यहां पर आप लोगों को ये वर्क इज इक्वल टू T इंटू 2dA ये फॉर्मूला पता रहता है, ये किसके लिए, सोप बबल के लिए रहता है। और अगर T वर्क इज इक्वल टू T इंटू DA ये किसके लिए रहता है, लिक्विड ड्रॉप के लिए रहता है। तो ये दोनों तरह के कंसेप्ट में आप लोगों को एरिया चेंज कर रहे रहते हैं उसका, ठीक है, या फिर इसका रेडियस चेंज कर रहे रहते हैं और फिर इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया जाता है। एग्जाम में ज्यादातर आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको डाइन पर सेंटीमीटर में टेंशन निकाल कर दिखाना है, ठीक है, या फिर वर्क निकाल कर देना है आपको अर्ग में। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में थोड़ा सा एसआई यूनिट के अंदर सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो या फिर मैंने वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस वीडियो को देखो, वहां से आप लोगों को क्वेश्चंस की अच्छी तरह से आइडिया आ जाएगी कि किस तरह से आपको सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको स्टार करके रखो, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी पिछले साल, उसके पिछले साल बहुत बार एग्जाम्स में ये सवाल आ गया है, पिछले 5-6 सालों के पेपर को देखो आपको समझेगा कि इसी तरह का यही टाइप का कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में 99% टाइम पूछा गया है। इससे और इसमें एक न्यूमेरिकल है जो आ सकता है आपको बच्चों, दैट इज एक छोटा सा आपका कंसेप्ट है, आपको ये न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, इस पे भी सवाल रहते हैं। पुरानी टाइम में ये सवाल आ चुका है एग्जाम के अंदर आप लोगों को, मतलब 2016 के टाइम्स के अंदर, 17 के टाइम्स के अंदर आपको इस पे सवाल आ चुका है, तो थोड़े पुराने हैं लेकिन हाँ इस पे आप वैल्यूज पुटअप करके कैलकुलेट तो करने के लिए अगर आ गया तो ये सारा, ये भी मार्क्स आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये चैप्टर के अंदर से अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड चैप्टर पे, विच इज हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG। बच्चों KTG चैप्टर जो है नियरली इस चैप्टर का अगर वेटेज देखा जाए तो 6 मार्क्स का रहता है। और फिर से मैं बोलूंगा बच्चों इस चैप्टर के अंदर भी आप लोगों को जो प्रिपेयर करना है, फिर वापस आप पहले डिफिनेशन, आप डिफाइन के अंदर बच्चों यहां पर जो रहते हैं ना, ऑब्वियसली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर डिफाइन ही आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिफाइन इन सब चैप्टर्स के छोड़ने नहीं है। सबसे पहला डेफिनेशन आप स्टार्ट करो विद विंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट और डायमेंशन, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन ये भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो दूसरा विंस डिस्प्लेसमेंट के बाद RMS वेलोसिटी की डेफिनेशन, RMS
वेलोसिटी और इसका फॉर्मूला, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेशन। छोटा सा डेरिवेशन है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों को। आरएमएस वेलोसिटी फॉर्मूला क्या रहता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन रहता है, प्रिपेयर अच्छी तरह से करो, आराम से आपको यहां से मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका रहता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन, ठीक है, लॉ, ये करो। नेक्स्ट फोर्थ इसके बाद आपको करना है इमिसिव पावर, देन पूछा जाएगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है, परफेक्टली, व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। फिर इसके अंदर किरचॉफ्स लॉ का डेफिनेशन और इसका छोटा सा डेरिवेशन है, उसको करना चाहो तो करो, लेकिन किरचॉफ्स लॉ आपको एग्जाम में एज अ डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपको और प्रायोरिटी बढ़ाएं तो यहां पर आप कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है, इसको आप प्रिपेयर करो। और इसका एक छोटा सा रिलेशन है इनके बीच का, वो एक प्रिपेयर कर लो इसमें, ठीक है। तो ये एक आप कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, उसके साथ उसका रिलेशन, ठीक है। इतने तो आपको प्रिपेयर अच्छी तरह से करने हैं डेफिनेशन। इसके साथ एक और ऐड कर दूं मैं तो अथरमेनस और डायथरमेनस, ये तो पूछा नहीं गया जाता है एग्जाम के अंदर मोस्टली, तो अभी तक तो एक बार भी नहीं पूछा गया है, पर छोटा सा डेफिनेशन है अथरमेनस और डायथरमेनस, और विथ इसके एग्जाम्पल के साथ आप इसको तैयार करो, विथ एग्जाम्पल के साथ इसको तैयार करो, आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन, ठीक है, आपको प्रिपेयर हो। ये 1-2 मिनट तो लगेंगे यार, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सब डेफिनेशन जो है इतने सारे, पर आप अच्छी तरह से 1 घंटा भी लगाओगे ना तो प्रिपेयर आराम से हो जाता है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबको अच्छी तरह से याद करके कंप्लीट एकदम डेफिनेशन इस चैप्टर के अच्छी प्रायोरिटी के हिसाब से कंप्लीट करके रखो। यहां से एग्जाम्स में आपको डेफिनेशन तो 1-2 तो आराम से इस चैप्टर के अंदर मिल ही जाएगा, राइट, ठीक है। होप सो क्लियर है, ये सारी चीजें करनी है। इसके बाद आपको अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत मिला है, दैट इज नीट लेबल्ड डायग्राम किसकी, ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी, या ब्लैक बॉडी, या फिर इसी की जगह पर आपको बोला जाता है पीबीबी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी या फेरिस ब्लैक बॉडी। इसका आपको नीट लेबल डायग्राम बनाना है। इसमें ही एक सवाल ऐसा रहता है कि आर्टिफिशियल परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डायग्राम और डेफिनेशन बताओ। मतलब यही चीज आपको सवाल पूछा है पर घुमा कर पूछा गया है। आर्टिफिशियली परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डायग्राम एंड डेफिनेशन ये पूछा जाता है, तो इनको अच्छी तरह से पूछने के ढंग अलग अलग है। फिर देखो आप लोग ढंग से समझ जाओगे ना तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को वापस पूछा जाता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के कंसेप्ट को बदल देते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को फंसा दिया जाता है। आता हुआ आंसर भी आप बोलते हो सर, मतलब उस समय तो छोड़ देते हो, बट पेपर होने के बाद रियलाइज होता है यार ये तो मेरे को आता था, बस मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था अलग से, मैंने लिखा कुछ अलग है, अब मुझे समझ में ही नहीं आया है। ठीक है, इसका बात ध्यान रखना कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो प्रिपरेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, अच्छा इसको अभी कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को पूछते कैसे, किस तरह से ढंग बदल गया है, वही क्वेश्चन पूछा है। इन सब के लिए एक सिंपल आइडिया देता हूं, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में ला सकते हो उतने करो, आपको अपने आप क्वेश्चंस के आइडियाज आने लगेंगे कि हाँ ये सवाल में यही पूछा गया है और श्योर रहते हो उस पर। ठीक है, फिर इसके बाद एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, ये 2 मार्क्स का रहता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। ठीक है, डायग्राम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन ये एक रहेगा एग्जाम के अंदर, प्रिपेयर करो, सिंपल आसानी से आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स के लिए सवाल रहता है। ठीक है, और ये एक अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना आपको। ग्राफ की तरह भी बोला जाता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रल ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, डायग्राम या ग्राफ बोला जाएगा आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इतना आप अच्छी तरह से इस चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करना है। आपको इस चैप्टर के अंदर कहीं मार्क्स नहीं जा रहे, इतना आपका इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है पहले, बाद में आप इसके चैप्टर के अंदर जो दूसरा करना चाहते हो प्रिपेयर, वो प्रिपेयर कर लो, लेकिन इतना तो पहले प्रिपेयर आपका होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला, इसके बाद अपना अगला चैप्टर आता है बच्चों, दैट इज ऑसिलेशन। क्या आता है? ऑसिलेशन।
ऑसिलेशन के अंदर भी बच्चों आप पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारे, अब यहाँ तो बहुत कम डेफिनेशन है, पहले अगर 2-3 चैप्टर देखोगे तो बहुत डेफिनेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो इन पहले 3-4 चैप्टर से आपको मोस्टली डेफिनेशन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बाद जब आप ऑसिलेशन चैप्टर पे बढ़ोगे तो ऑसिलेशन के अंदर आपको ज्यादातर मेन ये नहीं दिखता है ऑसिलेशन के अंदर कि आपका डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुरू हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि डिफाइन लीनियर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करने को बोला जाता है। 2 मार्क्स के लिए सिंपल सवाल आता है कि आपको डिफाइन करना है और डिराइव करना है क्या, इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 मार्क्स के लिए आपको सिंपली बोर्ड एग्जाम में सवाल रहता है, बहुत बार आया है, प्रिपेयर अच्छी तरह से करो इसको। इसी की जगह पर आपको डिफाइन एंगुलर एसएचएम भी आ सकता है, डिफाइन एंगुलर एसएचएम, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स के लिए आता है। तो दोनों अलग अलग है, ये जब है तब लीनियर एसएचएम हो रहा है तब, और ये जो हो रहा है जब ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है मतलब रोटिंग कर रहा है तब, ठीक है। तो ये दोनों को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, पहले तो ये दोनों तैयार कर लो आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इसके जैसा आराम से तैयार हो जाता है। अगला बच्चों इसके बाद आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पिछले कुछ सालों के अंदर आप देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा गया है, स्टार करके रखो इसको। फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ्टेन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मतलब आपको सिर्फ फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस से आपको अलग अलग 3 डेरिवेशन डिराइव करने हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहां से ही आगे जो चीज की डेरिवेशन की शुरुआत होती है वो इधर से चालू हो जाती है, उनको प्रिपेयर करना है। ये आपको एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, प्रिपेयर अच्छी तरह से करो। यहां पर आपको सवाल गारंटीड है, पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। पिछले 2016 के बाद से इसकी प्रायोरिटी बहुत बढ़ गई है, इसको प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आता है अपना 4th डेरिवेशन, दैट इज obtain expression for total energy performing SHM, ठीक है। अब देखो ये मैं लिख कर दे रहा हूं शॉर्ट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से पूछा जाएगा, इसको पूछने के ढंग अलग अलग है। टोटल एनर्जी का डेरिवेशन डायरेक्ट बोल देंगे, या फिर आप लोग को बोला जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, तो एसएचएम में वो कितना होता है इसकी वैल्यू बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो रहा है एसएचएम के अंदर, इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जाता है इस पर। तो इसको पूछने के बहुत से ढंग है, इसको अच्छी तरह से तैयार रखो, समझो हर क्वेश्चन को, ठीक है। पीवाईक्यू उसको थोड़ा सा प्रेफर करो इनके लिए, ठीक है। अगला, और यहां पर आप लोगों को ऐसा बोला जाता है, ये सवाल ऐसा भी आया हुआ था कि शो दैट एनर्जी, लिख लो इस क्वेश्चन को, शो दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है। ये सवाल भी आया गया है आपको कि शो दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट है, इसको प्रिपेयर अच्छी तरह से करना। दोनों को पूछने का ढंग वही है, पर ढंग अलग है, लेकिन सवाल का आंसर वही रहने वाला है, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर करना है। अगला, इसके बाद आपका छोटा सा डिफिनेशन रहता है कि एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड का डेफिनेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, डिफाइन कर लो, इसको भी प्रिपेयर कर लो, छोटा सा है। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, इसको कर लो तैयार, सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है, सेकेंड्स पेंडुलम। फिर टाइम पीरियड के लिए सिंपल पेंडुलम का फिर से सिंपल पेंडुलम, ये भी एग्जाम में रहेगा, तो दोनों को आप तैयार करो अच्छी तरह से। अगला आपका इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ग्राफ होता है, ग्राफ से रिलेटेड आपको सवाल रहेंगे। ग्राफ में क्या रहता है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये आपको 2-3 मार्क्स के लिए रहता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ ग्राफ पूछेंगे तो आप प्रिपेयर करना है। फिर मीन पोजीशन से कि एक्सट्रीम पोजीशन से, ये मीन पोजीशन से भी और एक्सट्रीम पोजीशन से भी, किसी से भी पूछा जा सकता है। दोनों तरह के ग्राफ आपके तैयार रहने चाहिए, मीन एंड एक्सट्रीम से, ठीक है। चलो, इस चैप्टर के अंदर इतना ही, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ व्यू। ये चैप्टर आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो यहां से। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ व्यू। चलो, सुपरपोजिशन ऑफ व्यू से बच्चों आपका चैप्टर जो है ऑलरेडी, सुपरपोजिशन ऑफ व्यू का भी वेटेज अगर देखोगे एचएससी बोर्ड के अंदर तो 6 मार्क्स का है और एक इजीएस्ट चैप्टर है। मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात बताई है कि इसके अंदर आपको अगर प्रिपेयर करना ही है तो एसपीओडब्ल्यू में आपका प्रिपेयर रहना चाहिए, एसपीओडब्ल्यू में आपका प्रिपेयर रहना चाहिए। सबसे पहला कि शो दैट ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड,
मतलब ऑड हार्मोनिक्स का ही शो दैट ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड, वन एंड से अगर क्लोज है तो यहां पे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है, इसका डेरिवेशन आपको रहता है, इसको पूछेंगे और भी अलग ढंग से ठीक है। तो ऑड हार्मोनिक्स का प्रेजेंट रहता है अगर पाइप क्लोज है, तो वही चीज अगर आपको एग्जाम में दूसरे ढंग से पूछना है तो इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन हार्मोनिक्स, या यहां पर ही इवन की जगह पर ऑल हार्मोनिक्स, कुछ भी हो सकता है, इवन हार्मोनिक्स या ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, क्लोज है इसकी जगह पर क्या आएगा, ओपन एंड के लिए, ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। तो आप ऑड के लिए क्या लिखना है और इवन के लिए क्या लिखना है, दोनों को अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश करके प्रिपरेशन करो इनका, दोनों तरह के आप लोगों के डेरिवेशंस इजीली कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। दोनों सवाल आप लोगों को एग्जाम के अंदर 3-3, 4-4 मार्क्स के लिए आया गया है पास्ट में, और आगे भी आ सकता है, प्रिपेयर करना है इनको। अगला इसके बाद थर्ड हम बोलेंगे कि शो दैट डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड और एंटी नोड, ठीक है। नोड एंटी नोड का डिस्टेंस जो रहता है इज λ/2। नोड एंटी नोड का एडजेसेंट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन नोड का डिस्टेंस है ना, या डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड का डिस्टेंस कितना रहता है, λ/2 रहता है। ये आपको प्रूफ करना रहता है, 3 मार्क्स के लिए फिर से सवाल रहेगा। फिर चौथा आपका इंपॉर्टेंट इसके अंदर है जो कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4। तो इसी के आगे थोड़ा सा एक्सप्रेशन रहता है, इसी के आगे थोड़ा सा एक्सप्रेशन रहता है, और इसको 2 से डिवाइड मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड, या ठीक है ये पूछा जाएगा तो λ/4 रहेगा। इसी के आगे का एक्सप्रेशन है। 2-3 मार्क्स के 3 मार्क्स के सवाल दोनों आ गए हैं और आ भी सकते हैं आगे। फिर इसमें आप लोगों को बीट फ्रीक्वेंसी, आपका बीट फ्रीक्वेंसी, शो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, क्वेश्चन लिख लो, शो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, शो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट is equal to difference between frequency of two sound notes giving rise to beats। मतलब यहां पे NB is equals to मतलब बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू N1 माइनस N2, ये डिराइव करना रहता है, इसको अच्छे तरह से करना है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज व्हाट इज हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, इनको भी प्रिपेयर करना है। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन की डेफिनेशन आपको रहेगी, ठीक है, और इसकी डिस्टिंग्विश को भी पूछा जा सकता है, प्रिपेयर कर लीजिए। देन इसके बाद फ्री वाइब्रेशन, ठीक है, फोर्स्ड वाइब्रेशन, इनको आप प्रिपेयर करो, फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन को। और रेजोनेंस क्या रहता है, इन तीनों के डिस्टिंग्विश, मैंने बोला था सुपरपोजिशन ऑफ वेव में डिस्टिंग्विश आते हैं, और फ्री, फोर्स्ड और रेजोनेंस, इन तीनों के वाइब्रेशन में किसी एक का भी डिस्टिंग्विश, इन दोनों का डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, या इन दोनों का, किसी का भी 2 का पूछा जा सकता है। इनको प्रिपेयर करना है, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस का। इसके बाद 8th लॉ ऑफ स्ट्रिंग यहां से आप प्रिपेयर कर लो, लॉ ऑफ स्ट्रिंग आप यहां से प्रिपेयर कर लो। तो इतने तो कंसेप्ट आपको यहां से प्रिपेयर होने चाहिए। चैप्टर है, देखो चैप्टर आसान है पर इसके अंदर बहुत से डेरिवेशंस है, बस इतना है। तो इनके डेरिवेशंस को और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे बताए गए हैं प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। चलो, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।